नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो संवाद। संवाद का ये पहला एपिसोड। हमारे पहले मेहमान का तारुफ कराने से पहले कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। हमारे आपके बीच में कुछ लोग होते हैं जो ख़ास हो जाते हैं। ख़ास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देश और समाज के लिए कुछ अलग करते हैं। उनके जीवन की अपनी एक यात्रा भी होती है, कल और आज की। यह सब कुछ मिल करके एक संसार गढ़ता है और संवाद के ज़रिए हमारी कोशिश है कि इस पूरे संसार को, अपने मेहमान के संसार को आपके सामने रखें। जो आज हमारे मेहमान हैं, खेसारी लाल यादव, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, जिनका नाम ही फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है, जिनके एल्बम घंटों में मिलियन व्यूज़ में आ जाते हैं और करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। भोजपुरी की जो पूरी जमात है 20 करोड़ के आसपास के देश और दुनिया में है और उस पूरी जमात के सबसे बड़े सितारे हैं खेसारी लाल यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद के इस पहले अंक में। थैंक यू सो मच। और जितनी भी लोग मुझे देख भी रहे हैं और जो देखने वाले हैं उनको भी प्रणाम, और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, और जो बाद में सर्च करके देखेंगे उनको भी प्रणाम, क्योंकि इस आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आपसे बेहतर कौन जानता है जीवन की जर्नी। मुझे लगता है कि हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं और समाज सबसे ज़्यादा जानता है। मेरी इतिहास मुझसे ज़्यादा समाज जानती है और मेरे अपने जानते हैं जिनके खुशी के लिए मैं काम करता हूँ। खेसारी लाल यादव उन लोगों में से हैं, कुदरत कुछ लोगों का बेइंतहा इम्तिहान लेती है। जब वो पैदा होते हैं तो अपना घर नहीं होता है, जब पढ़ने की उम्र होती है तो घर के हालात वैसे नहीं होते हैं, जब इंसान सपने देखने लगता है, कुछ करने की कोशिश करता है, तो मुसीबत की जो पथरीली ज़मीन होती है वो आगे बढ़ने नहीं देती। बावजूद इसके वो लोग असंभव के सीने से संभव का दरिया निकाल ले जाते हैं। खेसारी लाल यादव उन्हीं लोगों में से हैं। आज इनकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे और आज जिस मकाम पर हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप छपरा ज़िला, दिल्ली और मुंबई, 3 पड़ाव से होकर ज़िंदगी गुजरती है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ज़िंदगी में वो 3 घटनाएं जिन्होंने बार बार आपकी ज़िंदगी को पलटा, वो लगातार बढ़ती चली गई, वो कौन सी 3 घटनाएं, वो कौन से 3 लोग? वो घटनाएं नहीं थी। मुझे लगता है कि पहला घटना मेरे साथ नहीं, वो मेरे माँ बाप के साथ घटा था। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो उस समय वो धरती मेरे लिए क्या थी नहीं थी मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो खुद ही ज़मीन पे पहली बार आया था। तो उस समय मेरे मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं कि घर नहीं था तो बगल गांव में बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं एक दूसरे का। तो उस समय मम्मी दूसरे के घर में मुझे पैदा किया और वहीं से 1 महीने तक शायद माँ दूसरे के घर में रही। फिर वहाँ से पापा ने एक पलानी, दादाजी थे उस समय, मैं नहीं देखा था दादाजी को, तो उस समय फिर पलानी गिरा के और माँ ने हमें करीब 6-7 महीने रखा। फिर पापा ने खपड़ा का घर बनाया। फिर वहाँ से शुरू हुई मेरी जीवन। और 6 साल बाद मैं घर पे ही रह गया और मम्मी छोड़ के दिल्ली चली आई, क्योंकि मेरे पापा गार्ड की नौकरी रात में करते थे और दिन में चाना बेचते थे। दिल्ली में, दिल्ली ओखला में संजय कॉलोनी एक जगह है। तो संजय कॉलोनी में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक झोपड़ियाँ हैं, कॉलोनी है, तो वहाँ पे लोग अवैध कब्जा करके हैं। तो उसमें से मेरे पापा भी अवैध कब्जा करके थे। हाँ, जो अब देखिए, अब इंटरनेशनल मीडिया पे आकर हम कह दें कि नहीं हमारी ज़मीन खरीदल रहे तो ठीक ना कहे। क्योंकि वहाँ जितने लोग रहने वाले हैं सब अवैध कब्जा करके हैं। तो वहाँ पानी भी टैंकर से आता है। मैं बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो गया था तो देखा वहाँ। तो उस समय 7 भाई हैं हम, चाचा के हमारे 4 लड़के हैं और हम 3 भाई। तो मेरे 7 भाइयों को माँ ने ही पाला था। फिर वहाँ से
अब पापा को खाना बनाने में दिक्कत होती थी, तो माँ चली आई, तो मैं उसमें माँ को भी दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर शायद माँ नहीं आती तो हम खाना भी नहीं खा पाते, पापा ज़्यादा नहीं कमाते तो नहीं खा पाते। तो मैं वहीं पढ़ने लगा अपने चाचा के पास रह के ही, और मैं दूध बेचता था। तो दूध बेचता था तो मेला वाला के लिए पैसे बहुत कम होते थे, तो मैं पानी डाल देता था उसमें क्योंकि दूध ही ऐसा है जो पानी के और दूध का मिलन बहुत प्यारा होता है। ज़्यादा समझ में, वो तो आग पे चढ़ने के बाद समझ में आता है ना कि मैंने घपला की है, लेकिन उस समय आदमी एक पौआ माने 250 ग्राम पानी डालता था तो कम से कम 2.5 रुपये मुझे मिल जाते थे। तो मेला वाला के लिए थोड़ा सा हो तो जाता दूध बेचता था, और पैंट में एक ही कम से कम 1.5 महीना पहनता था, क्योंकि पैंट होते ही नहीं थे तो कहाँ से पहनेगा आदमी। और सब भाइयों की यही स्थिति थी। पढ़ाई हमारे घर में मात्र 2 भाई हमने किया है, वो भी मैट्रिक ठेल ठाल के पास किए ठेल, अब आप लोग समझ ही रहे हैं ठेल ठाल। तो ठेल ठाल के इसलिए पास किए क्योंकि ना ट्यूशन करते थे ना कोचिंग करते। कोचिंग के लिए पैसे लगते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़कर आदमी कितना पास होता है आप लोग को भी पता है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है जी सरकारी स्कूल से भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं है, बट मैं उसको बुरा नहीं बोलता हूँ। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उसी में हम 315 पर 3rd डिवीज़न था और हम 2nd डिवीज़न आए थे, 316 आया था हमको। एक नंबर से हम 3rd से बच गए, तो थोड़ा खुशी हुई कि चलो कम से कम 2nd तो मार ही दिए हम। तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन वो सिलसिला चलता गया, दूध बेचता गया, काम भी करता था। मैं अखंड कीर्तन बहुत गाया था उस समय, मेरी गायकी बहुत कमज़ोर थी। मैं वेद गाने वाला आदमी था, रामायण महाभारत कृष्ण लीला जन्माष्टमी यही सारी चीज़ें। और उस समय 500 700 1000 की सट्टा होता था। और अखंड कीर्तन में हम इसलिए जाते थे, हमारे सामने हमारे साथ भी आए हैं हमारे कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, मेरे गांव के राइटर हैं लोग, जिन लोगों ने उस समय मेरा बहुत साथ दिया। और हम पूर्णावती में जाते थे, 24 घंटा के पूर्णावती में 3 घंटा जब बचता था तब हम जाते थे, ताकि गरम गरम पूड़ी मिलेगा, क्योंकि खाने की स्थितियां बहुत ख़राब थी और हमें खाने को मिलता नहीं था। तो पूड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और जब हम अखंड गाते थे तो वो एक सिलसिला होता था कि लगता था कि भगवान राम स्वयं उस मंडप में आके बैठ गए हैं और हमें गवा रहे हैं। एक सवाल या 2 सवाल और ले सकते हैं, ठीक है? आप इनको दीजिए। हेलो, आप उनको दीजिए। हाँ पूछिए। मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी जीवन में अगर कोई लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए अगर रोल मॉडल और सपोर्ट अगर कहीं से मिल जाए तो इंसान ना चाहकर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो यूपी में, बिहार में इतने सारे युवा हैं जिनके लिए इस फील्ड में आने के लिए अगर कोई है आपको अगर रोल मॉडल मानते हैं तो उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? एक बात बताऊं, अगर आपके पास लक्ष्य है ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, 14-15 साल की उम्र रही होगी, और आप कीर्तन गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं और बहुत अच्छा वीडियो था। संयोग से मैंने देखा था, मुझे लगा ये उम्र वही होगी जब आप कीर्तन गा रहे थे। उसी स्थिति में। वो दिल्ली का आपने देखा है, अच्छा, जो बड़े बड़े बाल हैं, तेरे नाम उस समय फिल्म आया था, तो हम भी तेरे नाम का ही बाल रखे थे। होता है ना, जब आदमी बुद्धि नहीं होती है तो जो भी समाज करता है लगता है कि वही नया है, क्योंकि उस समय नया करने की क्षमता थी ही नहीं। तो आप दिल्ली कैसे आए गांव से? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर वहाँ से हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके जब मैं गाने लगा तो सबने बोला कि तू अच्छा गाता है, कैसेट वसेट गा। तो उस समय मैं 10,000 रुपये लगाया था अपनी कैसेट के लिए, और वो 10,000 रुपये मेरा कैसेट फ्लॉप हो गया। तो बाबूजी सोचे कि अब फ्लॉप हो गया, ये बर्बादे करेगा। 10,000 बाबूजी के लिए बहुत बड़ी रकम थी, 2005 की बात है ये। तो बाबूजी खिसिया के हमारा ब्याह कर दिए। अब ब्याह कर दिए तो उस समय 17 साल का एज था मेरा, और 17 साल में मेहरारू आ गई घर पे। अब हम करे तो अब उनको दिमाग में ये था कि भाई अब 10,000 रुपये बर्बाद कर दिया है। लेकिन उनको उस समय पापा को इसलिए लग रहा था कि मेरे अंदर गायकी थी ही नहीं, शकल भी मेरा उसी तरह था, हर चीज़ तो उसी हिसाब से था जिस हिसाब से हमारी परवरिश थी। तो उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मेरे पापा की जितनी क्षमता थी उन्होंने हमारे लिए करने की कोशिश तो की। और सिर्फ अकेला बेटा तो मैं था नहीं कि मेरे लिए पापा बहुत कुछ कर दें।
उस समय तो 7 भाइयों के लिए करना था उनको, तो इसलिए ब्याह कर दिए इसलिए कि कम से कम जिम्मेदारी समझ में आएगा तो 2-2 रुपया और व्यवस्था करेगा। तो हम भी कोशिश किए। तो 2006 में मेरी शादी हो गई। तो 17 साल में शादी हो जाने के बाद तो उस समय समझे में नहीं आता था करना क्या है, क्योंकि लक्ष्य कुछ था ही नहीं, बैकग्राउंड था नहीं, समय साथ दे नहीं रहा था, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, ज्ञान था नहीं, जीवन में हर जगह से मैं जीरो था। तो मुझे लगा जे उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो मुझे लगा जीरो को ही बढ़ाना चाहिए। फिर दिल्ली आया, यहाँ भी मैंने स्ट्रगल शुरू की। तो धागा कटिंग किया मैंने आपके गुड़गांव में। मुझे लगा लेथ मशीन एक होता है, तो उसमें मैं सोचा कि इसका बन जाऊंगा ना, तो 5,000 6,000 उसका सैलरी था। मुझे लगा जी ये कुछ माल दे देगा, काम का है, काम की चीज़ है। तो फिर वो भी नहीं हो पाया। तो पापा गुस्से में लिट्टी का दुकान कर दिए मेरे लिए। फिर मैं लिट्टी चोखा बेचने लगा ओखला संजय कॉलोनी में, 10 रुपये प्लेट। आज भी मेरे हाथों में वो ठेला है। मैं सुबह 4 बजे उठ के कम से कम 10 kg आटा सानता था, गूंथता था। और लिट्टी की आटा बहुत टाइट गूंदी जाती है। उसके बाद पापा चाना बेचते थे, तो लिट्टी भी बनाते थे, चाना भी बेचते थे, हर वो चीज़ करते थे। वो प्लेट 10 रुपये प्लेट पे 4 लिट्टी और चोखा मैं बना के और लोगों को खिलाता था, प्लेट धोता था। और ये 1.5 साल सिलसिला चला। फिर मैंने कैसेट गाई और मार्केट में ले गया तो कोई मेरा कैसेट लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उससे मेरे से बहुत बेहतर गाने वाले भोजपुरी में लोग हैं, आज भी हैं, और आने वाले लोग भी जो गा रहे हैं मेरे से। समझिए कि हर आदमी बेहतर गाता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि गायकी का ये पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। नहीं तो एक जीरो से मुझे कुछ आता ही नहीं, और मैंने सब कुछ आप सबके बदौलत, आप सबके प्यार की बदौलत मैंने की। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं कम से कम एक लायक तो बना कि आप जैसे हर आदमी यहाँ शिक्षित है, हमको छोड़ के, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, शिक्षा नहीं था मेरे पास, बस करने की इच्छा थी और करने का एक हुनर था कि मुझे कुछ करना है, टारगेट नहीं था मेरे पास। फिर मैं कई जगह गया अपना पोस्टर चिपकाने, तो कई दुकानदारों ने मेरे माँ को तक गाली दी। उस समय दुख होता था कि अब मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा। कई सारे लोगों ने मेरे कैसेट को फेंक दी, गालियां देकर हटा दिया। मोतिहारी शहर कई सारे लोग जानते होंगे, वहाँ पे मैं 3 दिन बिना खाए एक टेबल पे जनवरी के महीना में सोया था, पिपरा कोठी, मोतिहारी। हाँ, एक कैसेट की दुकान थी, तो बेचारा दुकान बंद करके चला गया, और मैं उसी टेबल पे 3 रात तक सिर्फ इसलिए सोया रहा कि मेरा कैसेट रख लेगा। और उसने रखा, फिर अपने घर पे ले गया, मुझे खिलाया भी, खिला के फिर भेजा। लेकिन आने का पैसे नहीं थे मेरे पास, मात्र 7 रुपये बचे थे। तो 5 रुपये ऊपर बैठने का लगता था, छत पे। तो मैं बस में ठंडी के मौसम में छत पे एक शॉल, क्या एक गमछा हमारे यहाँ होता है, जब हमारे बिहारियों के लिए गमछा सम्मान है, उसी गमछे को ओढ़ के मैं फिर मोहम्मदपुर मोड़ आया था, गोपालगंज जिला के। और वहाँ से फिर मैं पैदल 7 किलोमीटर एक स्टेशन पे गया, तो विदाउट टिकट चला। सॉरी, सोशल मीडिया पे है ये चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं विदाउट टिकट ही वहाँ से स्टेशन पे गया था। और छपरा गया, और छपरा उतर के बैक साइड से, क्योंकि मैं सामने से जाता तो धरा जाता, तो धराने के डर से मैं बैक साइड से गया, क्योंकि वहाँ मेरी फूआ रहती हैं। छपरा में मेरे फूआ का शादी हुआ है। तो पहले हमारे कल्चर में, आज भी है, जो देहात में है सब जानते हैं, कि हम किसी को प्रणाम करते थे अपने रिश्तेदारी में तो 5-10 रुपये मिल जाता था। आजकल तो आशीर्वादों नहीं मिल पाता है, लेकिन पहले ऐसी स्थिति थी कि हमें 5-10 रुपये लोग, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो दे देते थे कि ले बेटा मिठाई खा लेना। तो मैं उसी लालच में गया था कि अगर फूआ के प्रणाम करूंगा तो 10 रुपये मिलने वाला है। तो मैं वहाँ से, फिर फूआ ने 10 रुपया दिया, फिर वहाँ से मैं निकला तो घर गया। तो वो सारी व्यवस्था चल रही थी। तब तक 2008 में मेरी बेटी हो गई।
तो एक जिम्मेदारी और बढ़ गया मेरे पास। और बेटी होने के बाद उसके 6 महीने बाद मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ चला गया। लेकिन उससे पहले मैं कई सारे स्टारों के घर पे नौकर भी रहा, इस लालच में कि कम से कम कोई मेरा कैसेट करा देगा, पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि फिर घर से मेरा कोई मदद नहीं हो रहा था। तो कई सारी कंपनियों में मैं नौकर रहा, किसी यहाँ 3 महीना 4 महीना। स्टारों को पैर दाबने में मुझे खुशी मिलती थी कि दाबूंगा तो शायद 1-2 गाने ही गवा देंगे। उस समय 8 गानों का एक कैसेट होता था, लेकिन कहीं से मदद मुझे मिला नहीं। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। जो दर्शक इंडिया न्यूज़ पर अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी सुपरस्टार लगातार बातचीत में है। हमारा ये कार्यक्रम संवाद चल रहा है। एक आदमी जो छपरा में पैदा होता है, मुसीबत में रहता है, उसके पढ़ने के पैसे माँ बाप के पास नहीं है, दूध बेचता है, दूध में पानी मिला करके अपने मेले के पैसा निकालता है, दिल्ली आता है, लिट्टी बेचता है, अपना कैसेट, अपने गाने का कैसेट बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, कोई पूछता तक नहीं है, लोग गाली देकर भगा देते हैं। वो आदमी एक पड़ाव पे आया है जहाँ बड़े बड़े स्टार्स के पास जा कर के पैर दबा करके, देह दबा करके सोच रहा था कि किसी दिन किस्मत दरवाज़ा खोलेगी, कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो मेरा कैसेट बेच देगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर दिन लौट आएंगे। अब तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि शायद मेरी मदद नहीं होगी। तो उसी समय मेरी बेटी हुई और उसके 6 महीने बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। मैं रातों रात मेरे पास ऐसी ऐसी कॉल आने लगे कि मेरा सो है, मेरा सो है। तो मुझे लगा जी यार इतना कॉल तो कभी आता ही नहीं था, ये कौन से जादू के छड़ी मेरे को मिल गया है। और लगातार, और मैं 15 दिन में 30 शो किया था। दिन में भी गाता था, रात में भी गाता था, दिन में। तो मुझे लगा जी यार कम पैसे हो रहे हैं। तो उस समय 20,000 रुपये सट्टा होता था, तो हम सोचे कि बढ़ा देना चाहिए थोड़ा। तो फिर मैं 50,000 किया, उस पर भी लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी करते हैं, कि फिर बढ़ाता हूँ थोड़ा। तो धीरे धीरे अब तो ज़्यादा हो गया, यहाँ बोलना ठीक नहीं है तो धीरे धीरे वो चीज़ें बड़ी होती गई और लगातार मैं कैसेट गाता गया। और उसमें मेरा सहयोग महेश परदेसी, एक मेरे राइटर हैं जिनको मैं बड़ा भाई भी, उनसे मेरे सारे रिश्ते, मेरा कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, ये 3 लोगों का सहयोग जो मेरे लिए था हर जगह से, प्यार से। पैसे से तो ये भी प्रॉब्लम में ही थे, तो पैसे से तो ये भी मदद नहीं कर सकते थे। अब खेत बेच के हमारा करियर ना बनाई, तो वो चीज़ें थी। लेकिन इन लोगों ने, इनका सहयोग और इनका हिम्मत जो था मेरे लिए, मेरे समय ताकत बन के उभरी। और इन लोगों ने मुझे ताकत बहुत दी मेरे लिए। 24 घंटा ये लोग सोचे और चीज़ें बड़ी होती चली गई। और रिजल्ट आप सबके सामने है कि आज हर वो चीज़ है मेरे पास। मेरा एक सवाल ये है, जिस प्रकार आप 17 साल पहले थे, जी जी, 17 साल की उम्र में आप थे, मैं चाहता हूँ आप वैसे ही बने रहो। आपको दुनिया बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, बाकी इधर उधर बिल्कुल ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं आज भी वही हूँ, देखिए ना, कहाँ कोट पैंट पहन के आया, फाटल जीन्स पहन के आया हूँ 40 से ज़्यादा फिल्में आपके पास हैं, सारी हिट फिल्में हैं। 100 फिल्में हैं, सेंचुरी लगा चुके हैं आप फिल्मों में। एल्बम आपके आते आते जो है उनके मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं। मैं देख रहा था 30 करोड़ 40 करोड़, तो मुझे भी हैरत हुई कि एक आदमी के एल्बम के इतने व्यूज़ कैसे आते हैं। आज की तारीख़ में जो कहानी आप लेकर चल रहे हैं और आज आप जहाँ हैं, अब मैं देखता हूँ कि आपके मकान के वीडियो जाते हैं कि ये इतना बड़ा हवेली नुमा मकान बन रहा है, गाड़ियों का ये लाव लश्कर खड़ा हुआ है। अब में तब में क्या फ़र्क दिखता है खेसारी को? फ़र्क उसको दिख सकता है सर जो बदल जाता है। मेरे जीवन में कुछ बदला ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद को नहीं बदला, मैंने समाज को नहीं बदला। वो आज भी मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे बनाया। बदलता तो तब जब मेरे जीवन में नए लोग आते। मैं आज भी उन्हीं के साथ हूँ, इसीलिए वो चीज़ें नहीं बदली। आज भी वो मेरे भाई सारे मेरे साथ हैं। आज भी वो मेरे राइटर जो बचपन में मेरे साथ अखंड गाते थे, वो भी मेरे साथ हैं। जिन्होंने मुझे मदद किया वो आज भी मेरे साथ हैं। तो जब बदलता तो तब है आदमी जब जीवन में नई चीज़ें आती है। आज भी वह मेहरारू के साथ हैं जो 17 साल में पहले शादी हुआ था।
बदलता तो तब जब कोई नई लड़की से ब्याह करके चला आता। आज भी वही 2 बच्चे हैं सर, इधर उधर कोई बच्चा वच्चा नहीं है मेरा। आपका सवाल। जी सर। हेलो सर, मेरा नाम दीपांजलि है। तो आपसे काफ़ी सारे सीरियस क्वेश्चंस पूछ दिए गए। काफ़ी सारे हैं लेकिन टाइम कम है। जी सबको एक ही में लपेट के भेज दीजिए। नहीं, मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछना चाहती। एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने इतने सारे रोल किए, तो ऐसा कौन सा रोल है जो आपको लगता है बहुत चैलेंजिंग रहा आपके लिए और क्यों? और दूसरा ये सवाल, ऐसा कोई रोल जो आप आगे करना चाहेंगे? मेरे लिए कोई रोल चैलेंज नहीं होता है और हर रोल चैलेंज होता है। करने वाले के लिए कोई चैलेंज नहीं होती है, वो करना जानता है। और अगर कुछ अच्छा मिलता है ना तो उसको मज़ा आता है। और हर रोल को मैं मज़े लेकर करता हूँ। और वो मेरा सौभाग्य है कि वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर उस लायक मुझे समझा है, मुझे खड़ा उतरना है। कोशिश हमारी रहती है कि मुझे दौड़ना है, अब वो चाहे मुझे फील्ड मिल जाए और चाहे कोई पकडंडी मिल जाए, दौड़ूंगा क्योंकि मुझे दौड़ना आता है। तो कोशिश मेरी दौड़ने की होती है। खेसारी जो है, बहुत कम लोगों को पता है, आपका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न। हाँ, शत्रुघ्न, हमारे यहाँ वही के लोग कहते हैं। खेसारी एक दाल होती है, बिहार यूपी के लोग होंगे तो जानते होंगे। उसकी तासीर ठंडी होती है। दर्द हो, तकलीफ हो, सूजन हो तो कहते हैं कि खेसारी के दाल खा लो। नहीं सर, खाने से तकलीफ होता है, लेकिन ज़्यादा खाने ज़्यादा खाने पर तकलीफ होती है। खेसारी की दाल ज़्यादा नहीं खाई जाती, पचती नहीं है। कुछ लोगों को आप पचते नहीं हैं सर। बात ऐसा है ना कि कुछ ही लोगों को ना, बाकी लोगों को पच रहा हूं ना, तो मैं कुछ लोगों को ध्यान के दूं। अगर कुछ लोगों को लेकर मैं चलूं तो शायद मुझे लगता है कि जीवन के हर वो लक्ष्य मैं भूल जाऊंगा। क्योंकि मुझे बढ़ाने वाले में उन कुछ लोगों का भी हाथ है जो मुझे आज पसंद नहीं करते। कम से कम मेरे बारे में सोच तो रहे हैं, ये कम थोड़ी है मेरे लिए। देखिए, अगर आप किसी को दुश्मन बनाना चाहेंगे, आप आगे बढ़ जाइए, ऑलरेडी आपके दुश्मन खड़े हो जाते हैं। जब मैं ज़मीन पे था तो मुझे वो कुछ लोग भी जो थे ना, वो याद नहीं करते थे। इसलिए मुझे आज मज़ा आता है कि मैं आज कुछ हूँ, तब वो कुछ लोग मुझे दुश्मन बना के घूम रहे हैं। और वो अच्छी बात है, उसको बुरा क्यों माने। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं हमेशा राम के बनाए हुए रास्तों पे चला हूँ। मुझे लगता है कि भगवान राम अगर बन नहीं गए होते तो बने नहीं होते। शायद उनको भी बहुत सारे राजा अगर मदद कर देते तो शायद उनका इतिहास नहीं बनता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहलाते वो। तो उन्होंने मर्यादा, एक सौतेली माँ को लेकर और उनके जुबान को लेकर आज वो 14 बरस वन काट लिए। और उससे ज़्यादा मुसीबत क्या हो सकती है? जिसकी बीवी का हरण हो गया हो, जिसका भाई शक्तिबान लगा हो और वो बैठा है, तो उससे बड़ी मुसीबत तो खेसारी लाल यादव की नहीं थी। खेसारी तो सिर्फ पैसों से तकलीफ में था, लेकिन जो आदमी मानसिक तकलीफ में हो उसके बावजूद भी अपने साम्राज्य को बड़ा किया। और आज रामायण की गाथा पूरा हिंदुस्तान गाता है, पूरा वर्ल्ड गाता है। तो सर, रामायण से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई सीख हो सकती है। इसीलिए मुझे लगा जी मेरी तकलीफ बहुत छोटी थी, भगवान राम की तकलीफ बहुत बड़ी, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, अभी समय बहुत है। डॉक्टर दत्ता। नमस्कार। प्रणाम। आपसे गंभीर सवाल ही पूछूंगा मैं। आपने कहा है कि भगवान राम आपके आदर्श हैं, पूरे हिंदुस्तान के आदर्श है भगवान राम। अगले साल जनवरी में भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। 1 तारीख के आसपास उसका उद्घाटन होने जा रहा है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानते हैं, तो ये भव्य राम मंदिर के परिपक्ष में आपके तरफ से अयोध्या और पूरे हिंदुस्तान के लिए, भगवान राम के लिए किस तरह का श्रद्धांजलि रहेगा अगले साल जब ये, और मतलब किस तरह का एक पुष्पांजलि रहेगा, सॉरी श्रद्धांजलि नहीं, पुष्पांजलि रहेगा। और आप किस तरह से भगवान राम के इस भव्य मंदिर को लेकर किस हिसाब से पूरे जगत में राम कथा को फैलाएंगे अयोध्या के मंदिर के उपलक्ष्य में? आपका बिल्कुल सवाल जायज़ था, और सिर्फ ये मुझे ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान को फैलाना चाहिए। आप अपने स्तर से फैलाएंगे, मेरी जो क्षमता है, जितना मुझे दुनिया सर्च करती है। आज इस सोशल मीडिया पे और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं अपने भगवान राम की चर्चा तो किया ना, इसी तरह हर प्लेटफॉर्म पे जाके उस भगवान की चर्चा करूँगा। और मेरे चर्चा से भगवान की उपलब्धियाँ नहीं है, उनकी उपलब्धि इतनी है कि शायद हमारा चर्चा भी छोटा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना उनके बारे में जानता हूं हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपने उस भगवान के लिए बोलूं। भोजपुरी का एक समाज है, खेसारी दाल की एक खूबी और होती है, आप कहीं फेंक दीजिए वो उपज जाती है। मिट्टी से, पानी,
मिट्टी से रसद जो भी उसको लेना होता है वो ले लेती है। वही मेरे साथ हुआ मेरे नाम के साथ वैसा ही हुआ। लोगों ने ऐसे छींट दिया और मैं फैलते चला गया और मैं आज फैला। ये भोजपुरी समाज ने आपकी कोई मदद की कि नहीं? जो बड़े लोग हैं। मैं किसी एक को नहीं बोल सकता कि किसी ने मेरी मदद की। अगर सबने मदद नहीं की होती तो मैं आज यहाँ नहीं आया होता। कुछ ना कुछ सबका मदद है। मेरे माँ बाप ने पैदा किया तो मेरे चाचा ने मुझे पढ़ाया। अगर चाचा ने पढ़ाया तो उस मास्टर ने 2nd डिवीज़न से ही पास हुआ, लेकिन उनका भी योगदान था। तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने में सिर्फ मेरे माँ बाप का ही नहीं, मेरे राइटरों का ही नहीं, बल्कि हर उस शख्स का योगदान है जो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मेरे रास्ते में कोई कभी तकलीफ़ नहीं आई, क्योंकि मैं तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझा, उसको एंजॉय करके चला। और मैं पैदल हमेशा चला हूँ ताकि हर मार्केट की उपलब्धियाँ हमें समझ में आए कि इस मार्केट में कितनी दुकान है। मैं जहाज़ से कभी नहीं चला सर, अब चढ़ता हूँ रास्ते, जो जीवन के रास्ते में जहाज़ से कभी सफ़र नहीं की। आज तो सफ़र करता हूँ वो अलग मैटर हो गया, लेकिन मैंने जीवन के रास्ते में कभी जहाज़ इस्तेमाल नहीं की। हमेशा पैदल चलने की कोशिश की, ताकि ज़मीन पे रहूँगा तो रोड कहाँ कहाँ ख़राब है कम से कम दिख तो जाएगा। शायद आसमान से हमें वो रोड नहीं दिखाई देगी और वो इंसान की अहमियत नहीं दिखाई देगी। शायद इसीलिए मैं आज भी, अब देखिए शूटिंग का कपड़ा पहन के आ गया हूँ मैं यहाँ पे, कपड़ा भी नहीं बदल पाया क्योंकि शूट होली का कर रहा था और यहाँ आ गया। तो मुझे दुनिया जानती है, मेरे कपड़े से मेरी पहचान होती तो शायद मेरे से भी बेहतर लोग अरमानी से लेकर का पहन रहे हैं। लेकिन पहचान इंसान के उसके काम से होती है, उसके विचारधारा से होती है, और इंसान विचारधारा से बड़ा हो सकता है, काम से बड़ा हो सकता है, कपड़े और गहने से नहीं। प्रणाम सर, मेरा नाम प्रीति यादव है। आपको बहुत सुना है। मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है। अभी जैसे कि कांतारा जैसी फिल्म्स जो आ रही हैं, एक विशेष भाषा क्षेत्र की फिल्म है ये, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने उस फिल्म को देखा। हम भोजपुरी को ऐसे प्लेटफॉर्म पे कब देख पाएंगे कि भोजपुरी में ऐसी फिल्म्स आएँ, ऐसे गाने आए जो पूरे नेशनल लेवल तक जाएं? और सबसे बड़ी बात, OTT पर कब आएगी भोजपुरी फिल्म्स? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और मैं ये सवाल आपने पूछा, थैंक यू बहन कि आपने ये सवाल पूछा मुझसे, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत भड़ास है इसको लेके। मैं एक संघर्ष मूवी किया हूँ, संघर्ष 2, जो कि बहुत बिग बजट की, और मैंने उसकी शूटिंग बैंकॉक में की, दुबई कर रहा हूँ, और मैंने गोरखपुर में की। कांतारा इतनी बड़ी हिट होने का कारण उसका है कि वो पैन इंडिया सिनेमा है, हर जगह उसको दिखाया गया। हमारे भोजपुरी में, हमें यूपी में सब्सिडी तो मिलती है, बिहार में भी सब्सिडी पास हो गई है, हमें सामान बनाने का पैसा मिलता है, बेचने का कोई अधिकार नहीं है हमें। हम कहाँ बेचेंगे? ना हमारे पास दुकान है, ना ही मॉल है। तो मैंने अपने जितने भी हमारे सांसद भोजपुरी के हैं, मैं सबसे यही बोला कि हमारे पास हॉल नहीं है तो हम सामान बेचेंगे कहाँ, दुनिया को बताएंगे कैसे कि हम कैसी फिल्म बना रहे हैं। और मैं एक सिनेमा कर रहा हूँ, शायद आप लोगों ने थावे वाली मंदिर का नाम सुना होगा, थावे वाली माँ का। मैं रहशु भगत वाला रोल कर रहा हूँ, कांतारा से भी शायद ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अपील करिए कि हमारे पास थिएटर की व्यवस्था हो जाए और मैं उसको पैन इंडिया की तरह करूँ। एक, चूँकि आपकी लोकप्रियता है, आपकी पहचान बड़ी है, जहाज़ के लिए लोग कहते हैं कि खेसारी ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए अश्लीलता का जहाज़ पकड़ा। आप पर एक आरोप लगता है कि आपने भोजपुरी में अश्लीलता फैलाई। अच्छा, तो ये बताइए कि आरोप किस पे नहीं है? इस धरती पे जितने लोग बड़े हुए हैं सर, बिना आरोप के वो बड़े नहीं हुए हैं। हमारे लिए गांधी सम्मान का नाम है, आज अपने देश में वो भी दोषी हो गए हैं सर। तो दोषी अगर बनाना चाहे आदमी तो उनको भी दोषी बनाया जा सकता है। अगर हम विषय पे बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे घर की औरतें पहले साड़ी ब्लाउज इतना बड़ा बड़ा पहनती थी और उनका गला यहाँ तक बंद होता था। आज कितने घर में सर ऐसे लोग कपड़ा पहनते हैं? पहले हम लोग धोती पहना करते थे, पैजामा कुर्ता पहना करते थे। पहले पैंट, सर यही पैंट फटा होता था तो हम इसको सिलवाते थे, आज फाड़ के घूम रहे हैं और ये महंगा मिलता है सर। तो जिंदगी में हर चीज़ में बदलाव होती है। तो ये बताइए कि हम आज भी ठुमरी गाएंगे तो इसमें से कितने लोग ठुमरी समझने वाले हैं और कितने लोग ठुमरी सुनना चाहते हैं? नहीं, लेकिन आप जो गाते हैं, कभी कभी आपको लगता होगा ना कि
कुछ बेहतर भी करना चाहिए। करते हैं ना सर, देवी गीत गाते हैं, हम कांवर भजन गाते हैं, आपके छठ का गीत गाते हैं, उसका व्यूअर सर 50 मिलियन नहीं होता है। तो हम एक कलाकार हैं, हम एक गायक हैं, कलाकार है, तो हमें कोई इस्तेमाल करता है तो वो इसलिए करता है कि कम से कम इससे 2 पैसे कमाए। तो हम एक वर्कर की तरह है, हम समाजक सुधारक एक हो बड़ा सकते हैं। जवाब आप दे रहे हैं। मैं दर्शकों से चाहूँगा, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आप पूछिएगा कि अश्लीलता को लेकर के इनका क्या कहना है। खेसारी लाल यादव कुल मिलाकर के भोजपुरी समाज में उन तमाम लोगों को जो इस तरह के वीडियोस देखते हैं, अगर आप इनके बेहतर गानों के व्यूज़ कम हैं देते हैं और वैसे गाने जो तड़कते भड़कते से हैं उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो एक सवाल आपकी तरफ भी जाता है कि आप क्या देख रहे हैं। मोटे तौर पर आपका कहना यही है। हाँ बिल्कुल, अगर आप बेहतर चीज़, अगर हम राम की चर्चा कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कि राम की बातें अगर आप सुनेंगे तो शायद हर आदमी उस राम का ही चर्चा करेगा। लेकिन अचानक से आप अगर कोई छोटा सा आदमी एक गलत चीज़ों का चर्चा कर दिया, पता चला जब उसका 500 मिलियन व्यूअर है, तो हर आदमी कहेगा कि नहीं, एक काम करो, तुम राम का छोड़ दो, तुम सनी लियोन के बारे में बात करो, क्योंकि व्यूअर उसका है। तो दिक्कत यहाँ है ना कि सर छोटी सी एक चीज़ गलत होती है और उसको अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए कुछ यूट्यूबर, न्यूज़ रिपोर्टर नहीं, कुछ यूट्यूबर अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए उस गलत चीज़ों को अपने भाषा के साथ जोड़ के और उसको बढ़ावा देते हैं और दुनिया उसको सर्च करके और उसका व्यूअर ज़्यादा कर देती है। तो लोग सोचते हैं कि नहीं यार, अच्छी चीज़ें नहीं चलती है, इसी पे फोकस करो। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत करता है तो आप उसको बढ़ावा मत दो, उसके बारे में चर्चा ही मत करो। ना चर्चा करोगे ना वो खर्चा होगा, और वो खर्चा होगा तो चर्चा होगा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो मैं आदमी उधर ही भागेगा ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। जो ऑडियंस से 1-2 सवाल हो तो आप पूछ लें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं खेसारी लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं, जो आपने अश्लील गानों के ऊपर जो बोला है कि लोग व्यूअर्स देखते हैं तो हमें वही बेचना पड़ेगा, वही दिखाना पड़ेगा। तो इस सवाल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि आप वैसे दिखाएंगी क्योंकि लोगों को देखने पे मजबूर होना पड़े या लोग सुने उस गाने को, कि आपको वो चीज़ बनानी ही नहीं चाहिए। जैसे आपने बोला छठ के गाना मैं बनाता हूँ, आप बोले कि आप मैं भक्ति गाना बनाता हूँ। छोटा सवाल। ओके, अभी आपकी एक जो रिसेंट गाना आई थी पलंग सगवान की, वो गाना बढ़िया था आपका, उसमें कोई अश्लील हरकतें नहीं की गई, अश्लील गाने नहीं प्रयोग किए गए। पर आपकी बहुत सारी गाने ऐसे हैं जो इसमें अश्लील प्रयोग किए गए हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, अश्लील दृश्य दिखाए गए हैं, और आप बोल रहे हैं कि लोगों को यही पसंद है। तो आप अगर दिखाना बंद कर देंगे तो लोग देखना बंद कर देंगे उस चीज़ को। जो चीज़ें होती है वो सेंसर के तौर पे आती है। जो फिल्में के गाने होते हैं उसके सेंसर होते हैं। और आपने जो सवाल किया कि हम दिखाना बंद कर देंगे, सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं है यहाँ। मुझे लगता है कि 500 आर्टिस्ट हैं, 500 कलाकार हैं। हमने बहुत, अभी मेरा गाना एक 2 गाने ऐसे, नथुनिया एक गाना था और कोको कोला, जो कि हिंदुस्तान के टॉप 10 में पुष्पा के बाद उसी 2 गाने का नंबर था, और हिंदी गाने भी नहीं थे। तो हमने कोशिश की है, लेकिन उसी में कुछ अलग चीज़ें आ गई। जैसे कि आप एक कहीं कंपनी में हैं, आप तो कंपनी में हैं तो आपको एक काम दिया गया है कि आप ये काम करिए, और आप उस काम को अगर कुछ अलग करिएगा तो उस कंपनी को बुरा तो लगेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं, अब उस कंपनी को भी अपने तरफ लेके जाएं। तो हमने भी कोशिश किया, हम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जब गलत करते हैं तो उसमें हम फंसते हैं, क्योंकि सवाल आज मेरे से हो रहा है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में आने के लायक हूँ। उनसे सवालों नहीं किया जा सकता क्योंकि उस लायक नहीं है। तो जवाब हमें देना पड़ता है। गलतियाँ कुछ और लोग करते हैं, हम भी गलत किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। हम जब समझदारी नहीं थी, जब 17 साल के थे, 18 साल के थे, तो उस समय मुझे पता ही नहीं था कि अश्लील का मतलब क्या होता है। उस समय तो समझ में आता था कि गाना क्या है, ये भी पता नहीं था। जो मिलता था वही गाने हो जाते थे, वही मेरे लिए सब कुछ थे। लेकिन आज आदमी कोशिश कर रहा है और हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हम अश्लील नहीं है। हमें कुछ लोगों ने बना दिया है। अश्लील बोलने वाले 10 लोग हैं, लेकिन सुनने वाले कम से कम 10 करोड़ हैं। उसको कहीं ना कहीं हर चीज़ अश्लील होता तो शायद उतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती। एक सवाल, आखिरी सवाल। खेसारी जी, मैं सिंगर का अजीत। मेरा एक है कि भोजपुरी को
ब्रांड बना के चलना होगा और अच्छे ब्रांड बना के चलना होगा। जिस तरह साउथ इंडियन मूवी जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से भोजपुरी के लिए हमारे कई मंत्रालय भी जो है वो भी पहल कर रही है। लेकिन हम जैसे आप बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपने ये पहल करना होगा कि कंपनी आपसे क्या करवाना चाहती है, आपने खुद अपने हिसाब से करना उस काम को, क्योंकि भोजपुरी को आगे लेके चलना है। मेरी कोशिश है, देखिए मैं जहाँ तक कभी अपने गाने के माध्यम से, मेरे गाने सलीम सुलेमान जैसे लोग कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि एक बड़े प्लेटफॉर्म के लोग भी आए। बादशाह जैसे लोग हमारे गाने में रैपिंग किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश में हूँ। और मैंने संघर्ष मूवी भी बनाया है, पैन इंडिया के तौर पे ही बनाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक सवाल है, मैं पहला मेरा यही सवाल था कि मुझे लगता है कि अगर हम सामान अच्छा बना लें और हमारे पास बेचने का कोई दुकान नहीं होगा तो सर मैं क्या करूँगा, वहाँ मेरा बस नहीं चलता। मैं मंत्रालय में नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं तो एक कलाकार हूँ। आज साउथ के लोगों को हेल्प मिलता है, वहाँ हॉल है, थिएटर है, मॉल है, हर जगह उसको प्रमोट किया जाता है। हमारे भोजपुरी के लिए कौन बोलता है? मैं एक हूँ, बाकी 3 लोग सांसद हैं, तो वो तो खाली अथी के बारे में, बजट के बारे में बोलते हैं। तो लोग बजट पास करा रहे हैं, हम खाली सिनेमा के बारे में बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि एक मैं ही हूँ जो सिनेमा को बोल रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं बट कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों भाई जो सांसद है, प्लीज़ आप लोग ये तो सुनबे करेंगे आप लोग कि मैंने क्या बोला है। आप बड़े भाई हैं, हम कुछ अलग नहीं बोले हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप तीनों लोग मिल के कम से कम यूपी और बिहार, ये तीनों जगह, दोनों जगह सिनेमा हॉल का थोड़ा सा मात्रा जब बढ़ेगा तो हमारी इनकम होगी, तो हम भी 50 करोड़ की सिनेमा बनाने की क्षमता करेंगे। तो इसलिए हॉल का व्यवस्था हो, सिर्फ सब्सिडी से शायद हमारा बिहार का या हमारी भाषा का प्रोग्रेस नहीं होगा। हर आदमी को लगना पड़ेगा। अब भोजपुरी को गंदा बोलना पहले हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, तब जाके सारी चीज़ें ख़त्म होगी। लेकिन भोजपुरी को साफ भी तो करना है। भोजपुरी के साथ एक सवाल चलता रहता है कि भोजपुरी है तो अश्लील है, भोजपुरी है तो देश के किसी हिस्से में चले भोजपुरी अच्छा, तो एक अलग से मानसिकता बनी हुई है। तो यह जो इमेज है, इस इमेज को बनाने में खेसारी लाल की भी तो कोई भूमिका होगी। सुपरस्टार हो, सबसे पॉपुलर आदमी हो, इस इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय आदमी आप हैं, आपका असर होता है 20 करोड़ लोगों पर, तो आपको तो कहीं लीक लेनी पड़ेगी ना। गंगा में 2-4 पन्नी डाल देने से गंगा गंदा नहीं होती है, लेकिन 25 लोग बोल देंगे कि गंगा गंदा है, गंगा गंदा है, तो पूरी दुनिया मान लेगी कि गंगा गंदा है। तो 2-4-5 पन्नी फेंकने वालों को अगर आप चर्चा करेंगे तो सर गंगा तो गंदा हो ही जाएगी। तो सबसे बड़ी कि उस चर्चा को बंद करना होगा हमें कि भोजपुरी गंदा है, गंदा है। वो 5 पन्नी फेंकने से गंगा गंदा नहीं होती है। हमारी भोजपुरी भाषा एक गंगा की तरह है और वो पवित्र है। ये 4-5 लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। एक सवाल ये है कि भोजपुरी सिनेमा के इतने बड़े स्टार्स रहे, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब लोग सिनेमा के रास्ते रास्ते संसद पहुंच गए। खेसारी लाल यादव कब? मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों ने दी है। मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में वो लोग इस जनता का सेवा कर सकते थे उन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं। तुक्का उक्का जैसे रवि भैया भी करते हैं, दिनेश भैया भी करते हैं, मनोज भैया नहीं करते, बट ये लोग आज भी सक्रिय हैं अपने भाषा को लेके, अपने संगीत को लेके, अपने फिल्मों को लेके। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम ये लोग आज राजनीति में दे रहे हैं। तो जब वो 3 लोग विकास करने के लिए हैं तो मैं चाहता हूं कि भोजपुरी का विकास करने के इन लोगों ने अपने छोटे भाई को एक नेतृत्व दिया है कि बाबू तू कर। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं अपने भाषा के लिए काम करूं और ये लोगों के विकास के लिए काम करें। तो मैं अपने भाषा का विकास करूं और ये लोगों के अपना इंदिरा आवास वगैरह बनवाते रहें, अपना रोड बनवाते रहें, लोगों के बीमारियों में, चाहे लोगों के जो मजबूर हैं, जो इनके तरफ से हो सकता है ये करें। मैं उनको ऊर्जा देता रहूं अपने संगीत के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से, अपने सिनेमा। ईमानदारी से कह रहे हैं आप? हाँ, ईमानदारी से कह रहा हूं। अभी तो कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैं आज जीने वाला आदमी हूं, कल क्या होगा मुझे खुद ही पता नहीं है। लेकिन खेसारी के पास लोकप्रियता है, लोग हैं, जनाधार हैं, खड़ा हो जाएंगे तो एक जनमत है। क्या लगता नहीं आपको 2, 3, 4 साल बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आप आएँ? भैया मैं हर धर्म का आदमी हूँ, मैं हर जाति से हूँ, मैं हर पार्टी से हूँ, हर राज्य से हूँ। मैं किसी एक पार्टी और किसी धर्म का और किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बन के जीवन नहीं चला सकता अभी। तो मेरी कोशिश यही है कि जब तक ये चल रहा है इसको लेकर चला जाए, बाद में क्या होगा ये मुझे खुद ही पता नहीं है, इसलिए अभी तो कोई इरादा मेरा नहीं है। हाँ, ज़्यादा दिक्कत होगा तो मेहरारू को उतार देंगे।
नहीं हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमें जीना है, हम चाहते हैं जीना, हम फंस जाएंगे। एक बार मेहरारू रूस जाती है भैया तो हमको 5 दिन मनाने में लगता है उसको। तो अपनी घर की पंचायती तो होती नहीं है, हम देश की पंचायती कहाँ कर पाएंगे। तो वहाँ तो कम से कम समझदार चीज़ें हैं, तो आज नहीं तो कल मान जाती है। लेकिन ये देश जिस दिन मेरे से रूठ जाएगा शायद इसको मनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए सोच रहा हूँ कि पहले कम से कम इनके लायक बनूँ, उसके बाद जो करना होगा हम कोशिश करेंगे। मैं अगले सवाल पे आऊँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मन माफिक तरीके से मेहरारू के नाम लिए हैं, कुछ अच्छा सुना लीजिए। हरी जरता जवनिया के यारा हो, लागता निकल जाई बहरा हो, दिया के या जोरा में तो सुन सैया हो, सुतल तनी कोरा में। बीबी की बात है इसीलिए वो गाना गाया। खेसारी लाल यादव का बचपन, बाकी सारा जीवन का हिस्सा बहुत ही तंगी में रहा, ठीक है, लेकिन आज कितनी अटारी है, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव का अपना जो लाइफस्टाइल है आज की तारीख में वो कैसा है। मेरी लाइफ स्टाइल कुछ है ही नहीं सर। मैं बंगला भी खरीदा, गाड़ी भी खरीदी, लेकिन अपनी गाड़ी पे कहाँ घूमता हूँ, वो तो प्रोड्यूसर के गाड़ी पे घूमता हूँ मैं। मेरा तेल का खर्चा भी नहीं लगता है। मैं कोई भी महंगी गाड़ी ले लूँ तो मुझे लगता है कि मैं कभी बहुत कम चढ़ पाता हूँ, वो बीवी बच्चों के लिए होती है। मैं अपने जीवन में मैं जो कर रहा हूँ ना, जो गाने गा रहा हूँ, जो फिल्में कर रहा हूँ, शायद वही मेरी सब कुछ है। मेरा संगीत ही सब कुछ है और वही मेरे साथ जाने वाला है। जितना भी मैंने किया है पापा के लिए और भाइयों के लिए घर बना रहा हूँ गाँव पे। शायद उस घर पे मैं रह पाऊँगा नहीं, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं महीने में 30 दिन लगातार काम करता हूँ। 24-24 घंटे कभी हो जाता है, कभी 72-72 घंटे काम करता हूँ। तो मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरी जनता ही सब कुछ है। और मुझे लगता है कि इन्होंने ही बड़ा किया है, इसीलिए हमेशा 24 घंटे इनके बीच में रहने की एक जो ललक है कि हाँ नहीं मुझे यहीं रहना है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इनके बीच में मिलती है। इसीलिए मैं इनके लिए 24 घंटा वर्क करता हूँ। क्या बंगलो है, क्या गाड़ी है, ऐसा कोई मतलब नहीं। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ सुना दें, फिर मैं अगला सवाल लूँ। सब का डर से हुए हैं फरारी, अब छपर लपट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, ठीक है। ये लेकिन बड़ा हिट हुआ था, ठीक है। कहाँ से लिया था आपने इसको? एक्चुअली देखिए होता क्या है ना कि हमारे यहाँ हर दिन एक नई दिशा है। भोजपुरी में रिश्ते इतने हैं, त्यौहार इतने हैं, संस्कार इतने हैं कि मुझे लगता है कि हमारे भाषा में हर वो चीज़ है जो जीने के लिए है। आपने बात की, वक्त ने चाहे जितने भी इम्तिहान लिए, मैं वो शय हूँ जो ज़िंदगी को मकाम तक लाया हूँ। खेसारी लाल यादव, भोजपुरी का सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा स्टार। संवाद में आज हमने इसलिए रखा क्योंकि संवाद के ज़रिए जो शख्सियत आपके सामने आएंगी उनकी ज़िंदगी में बेइंतहा रंग हैं, बहुत सारी चुनौतियां रहीं, बहुत सारे संघर्ष रहे, उसके बावजूद उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी पहचान बनाई है, अपना मकाम बनाया है, इसलिए वो संवाद का हिस्सा हैं। आप आए, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप सबका शुक्रिया और थैंक यू कि आप इतने दिग्गज लोग के बीच में मैं कुछ बोल पाया। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच।